बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 9, डिविडेंड से रेलेवेंट। तो पहले एज इट इज़ थोड़े से रोड मैप समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, और फिर आगे चलते हैं। डिविडेंड तो आसान सी बात। अच्छा, कुछ अकाउंटिंग हमें बहुत हेल्प करने वाली है, ऑलरेडी अकाउंटिंग में ये चीज़ें देखी हुई हैं। कौन से टाइप्स के डिविडेंड दो नज़र आ रहे हैं आपको, इंटरम और फाइनल। चलो छोड़ो पड़ा, इधर आ जाओ। कौन सी कंपनी डिविडेंड नहीं बांटेगी, ये बात चैप्टर 1 में पढ़ी थी। नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन डिविडेंड नहीं बांट सकती, आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे। सो नॉट अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू इट्स मेंबर। यहां तक बात क्लियर है? फिर कहते हो मुश्किल चैप्टर, इतना आसान चैप्टर। डिविडेंड कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। जिसे स्पीशी डिविडेंड पढ़ा था, याद है आपको? सब्सिडरी के शेयर बांटे थे, बिल्कुल याद आई बातें। तो वो डिविडेंड इन काइंड भी हो सकता है। क्लियर? अगली बात, डिविडेंड पे कहां से करना है कंपनी में, ये थोड़ी सी समझने वाली बात। भाई आप इसे कहते हो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिविडेंड को। डिविडेंड एक्चुअली है क्या? रिटर्न टू द शेयर होल्डर, रिवॉर्ड उसका, उसने इन्वेस्टमेंट की है, वो कमा रहा है यहां से, ऐसा ही होता है ना। सो डिविडेंड कंपनी बांटती कहां से है बेटा? वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से बांटती है। डिस्ट्रीब्यूटेबल इसलिए यहां पे लिख रहा हूं कि अब मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, सपोज मैं कहूं कि कंपनी की, ये देखिएगा प्लीज, छोटी सी फाइनेंशियल बना रहा हूं, सेल्स है जी 100 मिलियन की, अज्यूम करता हूं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स से मैं कहता हूं जी 35 मिलियन की, कितने बने जी? 65। ये आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट। मैं अज्यूम करता हूं इसमें से कुछ एक्सपेंसेस हुए, कुछ एडमिन के, कुछ सेलिंग के, से 10 इसके आ गए, 15 इसके आ गए, कुछ अदर इनकम आई, ऐड कर दूं? सॉरी जी, मैं फॉर्मेट वो यूज नहीं कर रहा जो आप लोग यूज करते होंगे। यही है जी, अदर इनकम आई जी 20 की, और टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट से पहले मैं यूं कहूं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया कितना? 60 का। ठीक है जी, मैं मैथ्स में आप पे भरोसा कर रहा हूं। भाई मैं 60 में से पैसे बांटना चाहूं तो बांट सकता हूं, जितने दिल करे। जितने एक्सपेंशन के लिए रखना चाहता हूं वो मैं रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा, बाकी मैं बांट दूंगा डिविडेंड की फॉर्म में। क्लियर? अच्छा, मैं इसके अलावा रिटेन अर्निंग से और कुछ इशू करता हूं? नहीं, राइट शेयर रिटेन अर्निंग से इशू नहीं हो रही, तो उनके बदले तो हम पैसे ले रहे होते हैं। सो डिविडेंड के बदले पैसे नहीं आ रहे होते, ठीक है। या बोनस शेयर इशू कर दें, वो एक अलग से आनी है। अच्छा, पहली चीज, गेन फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है। देखो, अगर मैं एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करूं, जरा गौर करना। अब मैं इसी सिचुएशन को चेंज करने लगा हूं। 65 में से अज्यूम कीजिए कि ये है जी 45 का और ये 35 का, तो जरा मुझे बताइए कितना लॉस बनता है? वैसे ही कैलकुलेट करके देख रहा हूं, 15 का लॉस। लेकिन हमें यहां पे अदर इनकम आई, से मैं कहता हूं 45 की। अदर इनकम कैसे आई? मैंने अपनी एक प्लॉट था डीएचए का, वो मैंने 6 नंबर प्लॉट मैंने वो सेल कर दिया, और मेरे पास 45 मिलियन का गेन आ गया। मैंने वो गेन अदर इनकम में रिकॉर्ड करना है, डेफिनेटली ऐसे ही है जी। मैंने रिकॉर्ड कर लिया मेरा। अब जरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बताओ कितना बना? तो क्या मैं ये 30 बांट दूं? ये तो बेवकूफी है भाई। आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से प्रॉफिट नहीं बन रहा, आपकी तो हालत बुरी हुई पड़ी है। आप उसमें अच्छा, कंपनीज जब थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच की तरफ जाती है ना, तो यूजुअली सब कंपनी का जो पहला हथियार होता है या पहला स्टेप होता है जो अपने आप को बचाने के लिए लेती हैं, वो प्रॉपर्टी की सेल, इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करती हैं, डिस्पोज करती हैं, ताकि बैंक से लोन ना लेना पड़े, बल्कि इंटरनल कुछ मैनेजमेंट कर ली जाए और पैसा थोड़ा सा जनरेट कर लिया जाए। तो ये पैसा इस नीयत से जनरेट होता है, वरना किसी का शौक नहीं है कि वो प्लॉट बेच दे। इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल, इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन तो बहुत अच्छी बात है, डिस्पोजल कभी कंपनी इसलिए नहीं करती कि उनको दिल कर रहा था जी प्रॉफिट कमाने का, नहीं, वो यूजुअली फाइनेंशियल क्रंच के लिए संभाल के रखती हैं उसे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड इससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो अपना कैपिटल एसेट बेच के या फिर अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के आपकी जो भी इनकम आएगी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है। अज्यूम कीजिए, अब सिचुएशन को दोबारा से बेहतर कीजिए।
45 और 5 कर लीजिए तो कितना प्रॉफिट बचा 15 का, 15 में 45 ऐड कीजिए तो कितना हो गया 60। क्या 60 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है? नहीं, 60 में से माइनस कर दीजिए 45, 15 आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। वो तो मैंने लॉस की सिचुएशन बनाई ना ताकि आपको सारा समझ आए, अब मैंने प्रॉफिटेबल सिचुएशन बना दिया। एग्जैक्टली अपनी जितनी कैपिटल एसेट आपने बेचे होते हैं, जो अदर इनकम आई होती है, वो आप लेस कर देते हैं, फिर आप कहेंगे ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन आप ये फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करते, ये बात याद रखना। ये नहीं है कि नहीं फेस पे करेंगे भी नहीं, क्यों करेंगे बेटे, ये तो मेरे डिसीजन के लिए है, मैं अपनी वर्किंग में करूंगा ये कि जब बोर्ड के सामने रखूंगा तो क्या करूंगा, मैं कहूंगा सर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है 60 माइनस 45, सर 15 हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। आपको अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आउट ऑफ दिस 15 करना है। ये बात समझ आई है मैं क्या समझाया? बेटी को भी क्लियर? सो ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक तो चीज कि इसको निकाल दो। दूसरा, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा होगा शायद, क्या होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से? जो अपने यूज के ना हो, रेंटल वगैरह के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए आपने रखा होता है। ओके अच्छा, उसका अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा याद करो, फेयर वैल्यू पे मैयर करते हो उसको, पहले कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर लेते हो, बाद में फेयर वैल्यू पे ले जाते हो। सपोज अगर आज अज्यूम करो आपके पास ये सिचुएशन है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है, जब आपने खरीदा था तो उस फ्लैट की कॉस्ट थी या उस लैंड की कॉस्ट थी से मैं कहता हूं जी 120 मिलियन, सपोज अज्यूम कर रहा हूं। आज जब उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन की तो पता चला यार ये तो 160 मिलियन की है। कितना गेन आया? 40 मिलियन का। लेकिन आप इस गेन को क्या कहते हो? ओसीआई में तो ट्रांसफर करते हो, कहते क्या हो? फेयर वैल्यू गेन। अच्छा, और इस गेन को अनरियलाइज्ड है कि रियलाइज्ड है? अनरियलाइज्ड फेयर वैल्यू गेन। अनरियलाइज्ड क्या? बेची नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसा है कि उसका फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड कर लिया है, बेचा थोड़ी है। मेरी बात समझ रहे हो? यानी अब ये आपको गेन अपनी इनकम स्टेटमेंट में, आसान लफ्ज कह रहा हूं मैं, ये झंझट में नहीं पड़ता इनकम स्टेटमेंट या ओसीआई पार्ट, तो इनकम स्टेटमेंट का है ना। इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करते हो इस इनकम को? करते हो, करते हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इनकम रिकॉग्नाइज होती है। अब क्या ये इनकम कमा ली तुमने? ये तो तुमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस के चक्कर में रिकॉर्ड कर ली है कि वो कहता है भाई रीजनेबल शो करो, ठीक है, कि तुम्हारी इनकम है तो उसको रिकॉर्ड करो, हालांकि एक्चुअली में ये इनकम रिसीव। तो क्या मैं कहूं कि अब ये जो 45 है इसकी जगह मैं कहूं नहीं जी ये 40 है और ये फेयर वैल्यू गेन है, अज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे एक बताओ कितना प्रॉफिट हो गया? 55। ये ओसीआई का वैसे हिस्सा बनता है, लेकिन चलो अभी मैं इधर ही लिख देता हूँ ताकि मेरे अकाउंटिंग नहीं आती जी। हाँ, अप्रेल में जाता है, चलो ठीक है, ये सही जा रहा है जी। ओके जी, सही जा रही है, अकाउंटिंग अप्रूवल मिल गई है मुझे। सो 55 का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जी। अब क्या 55 का है? नहीं, मैं अपने बोर्ड को बताऊंगा 55 माइनस 40 जनाब, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। मुझे ये अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं करना। मेरी बात समझ आई? ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनकम है, रिकॉर्ड करो, अकाउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही बनाओ जैसे बना रहे हो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इन दोनों अमाउंट्स को डिडक्ट कर दो जी। लॉस आ जाए तो उसको ऐड बैक करेंगे। लॉस आ जाए तो क्या मतलब? फेयर वैल्यू पे। हाँ, ना 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 ना, अनरियलाइज्ड है, अनरियलाइज्ड है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको फिर ऐड बैक करना पड़ेगा यूजुअली। अच्छा, वैसे यूजुअली जब फॉर एग्जांपल अगर आपका लॉस आया उस पर और आपकी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई, उसके ऊपर प्रॉब्लम है ही नहीं ना, समझो। डिविडेंड खुद ब खुद कम जाएगा, डिविडेंड कम जाने में प्रॉब्लम नहीं है, हमें डिविडेंड ज्यादा जाने में प्रॉब्लम है। तो उसका कोई ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेटे का क्वेश्चन बड़ा प्यारा था कि अगर आप गेन के ऊपर इतना प्रॉब्लम क्रिएट करें कि ये इनकम का हिस्सा नहीं, मत बांटिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना, ये इनकम का हिस्सा नहीं, मत बांटिए। तो अगर लॉस हो गया फिर तो सुभान अल्लाह, प्रॉफिट खुद ही कम हो जाएगा और हम कम प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटेंगे। तो कम जाए शेयर होल्डर को, ये मसला नहीं है,
ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये ना अपना गुर्दा बेच के शेयर होल्डर को, ऐसे ही होगा ना, अपना एसेट बेच के शेयर होल्डर को पूरा कर रहे हो भाई, क्यों वजह? शेयर होल्डर को डिविडेंड ही ना दो। बात समझ आती है? लेकिन मुझे बताइए इस केस में एक एक्सेप्शन है। व्हाट अबाउट दैट कंपनी जो रियल एस्टेट में डील कर रही है? उसका तो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस ही यही है, उनकी तो सेल आनी ही सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी से है या प्लॉट से है, तो उस केस में वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उस केस में ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। हाँ ख्याल रखना, उसकी फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करना, एक्सपेंसेस लेस करके प्रॉफिट पे जो आओगे वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। मेरी कुछ बात समझ आई? मैंने इसकी एक एक्सेप्शन बताई है इसकी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरा धंधा भी हो सकती है, और अगर मेरा काम ही यही है रियल एस्टेट का कि मैं प्रॉपर्टीज खरीदता बेचता हूं, तो कोई बात नहीं, मैं सेल में से लेस करूंगा अपनी कॉस्ट, जितने का प्रॉपर्टी बेची, जितने की खरीदी, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से एक्सपेंसेस लेस, जो नेट प्रॉफिट आएगा वो इनफैक्ट मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। वहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, भाई उसका काम ही यही है। क्लियर? क्लियर हो गई? तो एक एक्सेप्शन भी डिस्कस कर ली अब हमने, शाबाश। तो ये देखो, ये नीचे एक्सेप्शन ही जा रही थी, बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज परचेज या सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कैपिटल। शाबाश, डन। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दो। एक आधा पेज तो आपने पढ़ लिया है, आगे चलिए। लो जी, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। दो तरह के डिविडेंड है जी, एक इंटरम और इंटरम मतलब मिड ईयर में कहीं पे, साल से पहले, और फाइनल मतलब साल के आखिर में। अच्छा जी, अब हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, जो डिफरेंस डिस्टिंक्शन क्रिएट करेंगे दोनों में। पहला पॉइंट, भाई रिकमेंड कौन करता है? इंटरम की बात करोगे तो बोर्ड रिकमेंड करता है, और अगर फाइनल की करो तो वहां भी बोर्ड करता है। इसका मतलब रिकमेंडेशन दोनों केसेस में बोर्ड की है, आइदर इट्स योर इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। अप्रूवल कौन करेगा? यहां पे डिफरेंस आता है। इंटरम के केस में बोर्ड ही करता धरता है, वो ही रिकमेंड करता है, वो ही अप्रूव करता है, जबकि फाइनल के केस में बोर्ड अप्रूव करता है, सॉरी बोर्ड रिकमेंड करता है, अप्रूवल कौन करता है? मेंबर्स इन द एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में, एजेंडा आइटम में। अगर आपको याद हो, ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर एक बिजनेस आइटम ये भी है, डिविडेंड की डिक्लेरेशन। याद आया? वो सेक्शन पिछला रेफर कर रहा हूं जो हमने ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़े हैं। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं ना, चारों में से एक क्या था? डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इसका मतलब अप्रूवल वो करते हैं। यही वजह है कि फाइनेंशियल बन चुके होते हैं, सब कुछ बन चुका होता है, और मेंबर बाद में अप्रूवल करते हैं। तो क्या ये आप लोग अकाउंटिंग को थोड़ा सा याद करो, तो क्या इसकी एंट्री पास करते हो? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, इसकी एंट्री पास की है कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? डिक्लेरेशन पे पेबल बन जाता है? कैसे? अप्रूवल तो ही नहीं होती तब तक, जब तक फाइनेंशियल साइन हो जाती है, ऑथराइज हो जाती हैं। खुद सोचो, अप्रूवल कहां हो रही है? एजीएम के अंदर। और एजीएम कब हो रही है जरा बताओ? जब नोटिस 21 दिन पहले जा चुका है, उसमें फाइनेंशियल साथ जा चुकी है, और फाइनेंशियल जो गई है वो ऑथराइज्ड है, और उस पर ऑडिट की रिपोर्ट भी लगी हुई है। जरा टाइमलाइन समझो। ये देखो, मैं टाइमलाइन यहां पे थोड़ी सी बना देता हूं, कंफ्यूज हो गए हो, मैं टाइमलाइन बना देता हूं। ये देखो, आप सबसे पहले क्या करते हो? नोटिस भेजते हो बेटे, ठीक है, ऐसा ही है। और इस नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हो। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड होती है, याद है? और इस ऑडिटेड के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट भी लगी हुई होती है। ये फाइनेंशियल जाती है नोटिस के साथ, और 21 दिन बाद होती है एजीएम। आपका डिविडेंड अप्रूव हो रहा है इस मीटिंग के अंदर। डिविडेंड अप्रूवल जो है वो इस मीटिंग में हो रही है। अप्रूवल से पहले एंट्री कैसे डाल सकते हो? क्या फाइनल डिविडेंड में क्या करते थे? नेक्स्ट ईयर पेएबल लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते थे, या सिर्फ डिक्लेयर कर देते थे? वो कर देते थे, क्या नाम है, डिस्क्लोज करते थे सिर्फ। यार अकाउंट फॉर नहीं करते, डिस्क्लोज करते हो आप।
डिस्क्लोजर इज समथिंग डिफरेंट यार, वो तो एक नोट डालना नीचे, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कोई नहीं होता। एक्जेक्टली यही मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए तो आप अकाउंटिंग रिकग्निशन नहीं करते। आप इस स्टेज के ऊपर क्या करते हो, एक अदद नोट डाल देते हो जिसे आप क्या कह रहे हो, डिस्क्लोजर। ये काम करते हो आप, समझ आई बात की। आप लायबिलिटी बुक करते हो, नहीं है ही नहीं, क्या पता मेंबर डिसअप्रूव कर दे, काहे की लायबिलिटी जी? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, आप डिस्क्लोजर देते हो, डिक्लेरेशन का डिस्क्लोजर होता है। बात समझ आई या नहीं जी? अकाउंटिंग बाबा, अकाउंटिंग से इख्तलाफ हो गया जी। जी वो तो प्रीवियस ईयर है ना बेटे, प्रीवियस नहीं तो मैं करंट ईयर की बात करूं। सपोज इस साल कोई डिविडेंड नहीं, अभी तक पीछे कभी नहीं दिया, मुझे सिर्फ ये बताओ, सपोज ये पहला साल है और हमने कोई डिविडेंड नहीं दिया, आज सोच रहे हैं कि अगले साल इस फाइनेंशियल पे डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो इस पे करेंगे ना या बेटे, तो इक्विटी में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये आप जो इक्विटी में शो करते हो ना वो पिछले साल का होता है, तो ऐसे तो ना करो ना, मैं तो इस साल की बात कर रहा हूं कि आप इस डिविडेंड को कैसे कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं करोगे ना। अगर अज्यूम करिए पहला साल है, कुछ नहीं किया हुआ जी, पिछला कोई डिविडेंड नहीं है, फिर ये डिस्क्लोज होगा, अगले साल वही करेंगे जो आप सोच रहे हैं। ये हमारी डिस्कशन नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा था कि ये इसी वजह से, ये लॉ की कंप्लायंस के चक्कर में अकाउंटिंग जो है इसको डिस्क्लोजर पे ले जाती है, रिकॉर्डिंग पे नहीं लेके जाती। अगर यही अप्रूवल पहले हो जाती तो स्यापा ही ना पड़े, अप्रूवल हो जाए लायबिलिटी बुक करो। मेरी बात समझिए, मैंने अकाउंटिंग समझाया कि ये जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली हमारे लॉ पे डिपेंडेंट है, हमारी इस प्रोविजन पे डिपेंडेंट है। क्लियर होगी बात? क्या अब टाइमलाइन क्लियर है? अच्छा, अब पहले मैं पेमेंट पे आ रहा हूं। लॉ कहता है जी, रेगुलेशन में कहता है, वैसे एक्ट में नहीं कहता, रेगुलेशन में कहता है जी आपने पेमेंट करनी है डिविडेंड की 10 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, बेशक वो इंटरम है या बेशक वो फाइनल है। पहली इंपॉर्टेंट बात इस लाइन में, वर्किंग डेज हैं बेटे, प्लीज हॉलिडे इन्वॉल्व, कोई गजेटेड हॉलिडे आ गई है वो शामिल नहीं होगी, 10 वर्किंग डेज की बात हो रही है। क्लियर ये बात? दूसरा आपने देखो कि इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के ऊपर। यानी लॉ कह रहा है कि 10 दिनों में पेमेंट कर दो, 10 वर्किंग डेज में डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद। अब डिविडेंड डिक्लेरेशन जो है या डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो है, अब ये दोनों में डिफरेंट है। इंटरम की बात करोगे तो डिफरेंट है, फाइनल की बात करो तो डिफरेंट है। लॉ की नजर में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम की डेट के ऊपर, जिस डेट एजीएम में अप्रूव होता है उसी की डेट ऑफ एजीएम जो है वो आपकी डिविडेंड की डिक्लेरेशन डेट समझी जाती है। इसका मतलब यहां से 10 वर्किंग डेज में आपने डिविडेंड की पेमेंट कर देनी है, ये कंपनी के ऊपर बाइंडिंग है, नहीं करोगे सजा बड़ी डाडी है। बात समझ, अभी सजा भी पढ़ेंगे, सजा भी यहां पे पढ़ेंगे जी। बात समझ आई कि एजीएम के 10 दिनों के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है। सेकंड, 10 दिनों में तो यहां पे भी करनी है, लेकिन डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? अब लॉ यहां पे सिखाता है बुक क्लोजर को। बुक क्लोजर क्या होता है? नाम से क्या जाहिर हो रहा है? यहां तक सब पहले क्लियर है, सब चीजें जो अभी तक बात डिस्कस की हैं? ओके, सो अब आ गया जी बुक क्लोजर। बुक क्लोजर से क्या समझ आ रही है पढ़ के? व्हाट इज मेंट बाय बुक क्लोजर? कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं, बुक क्लोजर मींस बुक्स को क्लोज करना, इतनी सिंपल बात है। ठीक है, बुक क्लोजर मतलब बुक्स क्लोज करना, ठीक है, किताबें बंद करो, ये मतलब है इसका, सीधी सी बात है। लेकिन कौन सी किताबें? ये मेंबर्स की किताबें, मेंबर्स बुक क्लोज कर दो, ये मतलब है इसका। मेंबर्स की बुक्स बेटे क्लोज कर दो, कैफ 7 की क्लोज नहीं करनी, मेंबर की क्लोज करो। अब बुक क्लोज क्यों करवा रहे हैं, जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो।
सर इसकी शेयर्स वगैरह मतलब कॉन्सेप्ट हो इस पे डिविडेंड से डिक्लेयर हो देन एडिशन और डिस्पोजल नाउ शेयर्स। अच्छा, और कोई इम्प्रोवाइज करना चाहे? हाँ मुझे पता है, लेकिन जरा सोचो, मैं कह रहा हूं मेंबर की किताब क्यों क्लोज करनी। मैंने इसलिए बुक की कोई बात नहीं पूछी, मैंने तो पूछा ले मैन के तरीके से सोचो कि मैं एक मेंबर की किताब क्यों क्लोज करूं। तो बंद करना जरूरी है किताब? देखो बिल्कुल सही है, डिविडेंड देना, आप ये कह रहे हो ना, अपनी ने बंद कर किताब। हाँ अच्छा मजाक कर रहे हो जी। मुझे बताओ ना, बुक्स क्यों क्लोज कर रहे हो? थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये लॉ नहीं है, ये मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ सिर्फ, इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। ये बात बहुत रेलिवेंट इसलिए मैंने कहा किसी ने इम्प्रोवाइज करना है, बात ठीक बोल रहा हूँ कि देखो मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये कहना है कि ये हैं हमारे मेंबर जो हकदार हैं इस लकी ड्रॉ के। भाई लकी ड्रॉ का दरवाजा बंद करूंगा तो डिक्लेयर करूंगा ना, लिस्ट फाइनलाइज होगी तो कहूंगा कि इन लोगों को इतना इतना डिविडेंड दे दो। अगर मैं बुक्स ही क्लोज नहीं करूंगा तो आनिया जानिया लगी रहेंगी। मेरी बात समझ आ रही है? आनिया जानिया लगी रहेंगी अगर मैं बुक्स नहीं क्लोज करूंगा। मेंबर, आज मैं कहता हूं मैं एक शेयर खरीदता हूं, डे ट्रेडिंग तो पाकिस्तान में होती है, मैं आज शेयर खरीदता हूं कल बेच देता हूं, अब बताओ तो क्या होगा? आज मैं मेंबर हूं, कल मैं मेंबर नहीं हूं। बुक्स अपडेट होंगी, आज अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया मैं बल्ले बल्ले करूंगा, कल ना हुआ तो मैं गुस्सा खा लूंगा कि भाई तुमने क्यों नहीं की, मेरे पास तो शाम तक शेयर थे, मैं तो मेंबर था। बात समझ आती है? सो इसका मतलब है जो मेंबर है उसमें, मेंबर बुक है उसमें डेली बेसिस पे प्लस माइनस हो रहा है। मुझे कभी ना कभी तो बुक्स किसी दिन क्लोज करके एक दफा देखना है ना कि भाई आज जो अन मेंबर है वो मेरा मेंबर है, उसको डिविडेंड दूंगा, बाकी जो मर्जी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा इसका क्या मतलब है कि क्या मैं ट्रेडिंग रोक दूंगा मार्केट की? मार्केट ट्रेडिंग नहीं रुकने वाली, वो चलती रहे भाई, मैंने उसे, मुझे क्या तकलीफ है उससे। मैं तो सिर्फ अपना डे डिसाइड करूंगा कि इस दिन से इस दिन तक मेरी किताबें बंद है, मैंने नहीं पढ़ना। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब मैं बुक क्लोजर की, अगर मैं कहूं मेंबर की बुक क्लोज करने की एक कमेंसमेंट डेट होगी, जिस डेट मैं कहूंगा आज से पढ़ना बंद, आज से नहीं पढ़ूंगा, किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा अगले 3-4 दिन, और फिर कहूं अब इस तारीख को जाके दोबारा ओपन करूंगा बुक्स, पढ़ाई शुरू करूंगा इस बुक्स किताब इस दिन जाके। अब वो मैं हो सकता है भाई की शादियों में 3 दिन की छुट्टी ले रहा हूं, 4 दिन की, 5 दिन की, बड़ी ईद हो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि मैं कब खोलता हूं, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। मैं फिर बोल रहा हूं ये लॉ की बातें हैं लेकिन बड़े अंदाज से बता रहा हूं, मेरी मर्जी है, जब मर्जी खोलूं। लेकिन जिस दिन किताब क्लोज कर दी, सपोज मैंने आज किताबें क्लोज कर दी, आज की डेट क्या है जी बताइए जरा जल्दी से प्लीज। 15 जून को, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं ताकि ऑनलाइन हो। 15 जून को 23 को मैंने किताब क्लोज कर दी, भाई अब नहीं पढ़ूंगा। तो अब कोई आए जाए दोस्त के पढ़ ले पढ़ ले, मैं कहा नहीं, नहीं पढ़ेंगे अब हम हफ्ता नहीं पढ़ेंगे, हम 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, हाँ टेस्ट आ जाए नहीं पढ़ेंगे। ठीक बात समझ पा रहे हो? सो हम आनिया जानिया लगी रहेंगी, हम नहीं पढ़ेंगे, हम किताब अपडेट नहीं करेंगे। अब किताब यहां बंद होगी और फिर भाई की शादी के बाद ही खुलेगी, फिर ही कोई नोट्स अपडेट होंगे, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात समझ आई है? सो मेंबर की बुक यहां से बंद, यहां पे जाके खोलेंगे तो उसी दिन सारी अपडेट कर देंगे पिछली, लेकिन इस दौरान कोई अपडेट नहीं आएगी बुक में। और फिर जो मेंबर इस कमेंसमेंट डेट के ऊपर हमारे मेंबर हुए वही नवाजे जाएंगे। आनिया जानिया लगाई रखें जो मर्जी, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। मेंबर बनना है तो इस डेट से पहले बनिए तो दे देंगे, वरना नहीं। मैंने बड़ी दफा कंपनी के शेयर इस फेज में खरीदे हैं, डिविडेंड राइट शेयर अनाउंस हुए, मैंने बेच दिए, राइट मिले वो भी बेच दिए, ऐसा भी हुआ है। मैंने शेयर खरीदे, मैंने और मेरे दोस्त ने, मैंने उसे कहा यार तुझे मैं मजा बताता हूँ, वो एसी से कह रहा, उसको नहीं पता, मैं कहा बुक क्लोजर आ रहा है मेरे साथ मिलकर शेयर खरीद लो। उसने कहा ठीक है बट साहब आप करें। मैंने शेयर खरीदे, ठीक बुक क्लोजर शुरू हुआ, बुक्स क्लोज हुई, पहला दिन आया मैंने शेयर बेच दिए।
मैं कहा बस ठीक है, इतना ही चाहिए थे। यहां पे पहले दिन ही बेच दिए मैंने। बुक क्लोजर खत्म हुआ, हमें राइट शेयर मिल गए। कहते बट साहब ये क्या है? मैं कहा बेहतरीन, यही तो चाहिए था। अब हम राइट शेयर बेचते हैं। फिर हमने राइट शेयर बेच, अब राइट शेयर होते हैं कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन राइट शेयर के एक और ऑप्शन भी मिलता है कि आप राइट शेयर अपना राइट ही बेच दो, वो भी बिकता है मार्केट में। हमने कहा क्या सब्सक्राइब करेंगे, बेचो, वो भी बेच डाले। सो क्लेवर हो तो इससे पहले खरीदो। ये अनाउंसमेंट जिम्मेदारी, क्योंकि बहुत से बेवकूफ घूम रहे हैं मार्केट में। बेवकूफों की इस मुल्क में कमी थोड़ी है, मैं सही बता रहा हूं, सही बात है, लोगों को पता नहीं, वरना अनाउंसमेंट पहले होनी है। भाईजान ये कौन सी, ये डेट जो है ना 15 जून, ऐसा नहीं है कि आपको 15 जून सुबह मॉर्निंग में 9 बजे पता लग रहा है कि बुक क्लोजर है। आपको एक हफ्ता पहले बताएगी कंपनी कि फलां तारीख से हम अपनी बुक्स क्लोज करने जा रहे हैं, जागते रहिएगा, 3:30 रहिएगा। बात समझ आई है? शेयर की प्राइस तो चेंज हो जाती होगी ना, कम्युलेटिव डिविडेंड का वो बन जाता होगा शेयर। एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड प्राइसेस में बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। कोई नहीं, तो फिर फायदा क्या? तुक्का भी तो लग सकता है। तो मुसलमान अगर तुक्का लगा ले इस पीरियड में, तो मेरे जैसा भी तो तुक्का लगता है। उसके बाद कभी बदतमीजी नहीं की, एक ही दफा की है जब ये वाली हरकत की है, लेकिन उस टाइम में आया नहीं, फरसूदा ख्याल आ रहा था कि चल यार तुझे कुछ कमा के दिखाऊं, चल इधर इधर इन्वेस्ट कर। मैं 3 दिन के लिए उसने इन्वेस्ट किया टोटल मेरे साथ, वो जितने भी थे, वो नहीं, मुझे याद भी नहीं है, 3 दिन के लिए इन्वेस्ट किया और चौथे दिन पैसे निकाल लिए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। मेंबर बुक्स में जब आपका नाम दर्ज हो गया, मतलब कहानी खत्म, अब आप बेच दो। बेशक आपकी बुक्स दोबारा अपडेट होनी है इस स्टेज पे जाके, तो कर देंगे, निकाल देंगे, मैं कोई बात नहीं, क्या पता, डिविडेंड तो खुद ही मिलेगा ना। हाँ, जब डिसीजन हो जाएगा, डिसीजन इस फेज में होना है। जो एंटाइटलमेंट्स है ना, वो इस पीरियड में डिसाइड होती हैं। क्या मतलब 10 वर्किंग डेज? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड तो अभी डिस्कस ही नहीं किया मैंने, मैं तो अभी सिर्फ समझा रहा हूं कि जो डिसीजन होना है वो बुक्स क्लोज करके लिया जाता है, बुक्स क्लोज करने से पहले नहीं लिया जाता। मैंने डिविडेंड देना है 2 रुपए पर शेयर, ये बात मैं इधर कमेंस क्लोज करने के बाद डिसाइड करूंगा, ना कि पहले। पहले करके या तो फिर कमेंसमेंट का फायदा क्या हुआ? जी बात समझ आई? तो जरा देखो, इसका मतलब हुआ, एक लाइन पढ़ते हैं, क्लोजिंग मेंबर्स बुक्स फॉर देयर एंटाइटलमेंट, डिविडेंड, बोनस, राइट शेयर, जो भी देना है, 7 डेज प्रायर नोटिस देना है। कंपनी ने 7 दिन पहले इन्फॉर्म, एटलीस्ट 7 डेज पहले इन्फॉर्म करना है स्टॉक एक्सचेंज को भी, और नोटिस भी देना है। नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को देगी, रजिस्ट्रार को देगी, एक ही बात है। स्टॉक एक्सचेंज ने जिस दिन रिसीव हुआ उसने फौरन से पहले अपलोड कर देना है मटीरियल इंफॉर्मेशन में। वो दिखाई थी ना उस दिन, मटीरियल इंफॉर्मेशन दिखाई थी इस क्लास में, मटीरियल इंफॉर्मेशन ना करो यार, मैंने ऐसी PSX की साइट खोल के नहीं दिखाई थी है? मटीरियल इनसाइट दिखाया था, हाँ वही ना, ओपन करके दिखाया तो वहीं पे होता है, और नोटिस और उन्होंने कहाँ डालना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मटीरियल इंफॉर्मेशन होती है, जिस तरह ये देखो फॉर एग्जांपल, कोई बात नहीं, ये देखो, ये फॉर एग्जांपल अगर ये कंपनी है एक कोई भी, इसमें ये जो मटेरियल का टैब है अदर्स का, ये अगर आप देख रहे हो, यहीं पे फौरन से पहले नोटिस डाल दिया जाएगा बुक। हो सकता है यहाँ पे कहीं बुक क्लोजर का नोटिस आ भी रहा हो आपके सामने, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कहीं, ये कोई अच्छी कंपनी खोलते हैं, आपको बुक क्लोजर का नोटिस मिल जाएगा, डोंट वरी। कोई अच्छी, हाँ वो किसी बड़ी कंपनी को खोल लेते हैं तो निशाद वगैरह में आपको मिल जाएगा। लेट्स सी, ये जी निशाद चूनियर, लें जी निशाद चूनियर है जी ये। इसमें अगर आप देखें तो आपको बोर्ड मीटिंग में आते हैं, यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा, अदर्स में आते हैं। एक्चुअली उन्होंने लिमिट कर दिया ना, कहाँ पे, सॉरी, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने कुछ मेरे ख्याल है लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा पुराना नोटिस नहीं दिखा रहे। पहले तो बहुत लंबी लिस्ट होती थी, मुझे लगता है इन्होंने अपडेट किया है और इन्होंने ना वो पुराना ख़त्म, तो अब कभी आया होगा कोई रिसेंट ईयर में किसी का तो वो नज़र आएगा, अदरवाइज पुराने वाले गायब हो गए हैं। मटीरियल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एक दफ़ा। नहीं, वो बुक क्लोजर का, बुक क्लोजर के नाम से आता है हमेशा, बुक क्लोजर का हमेशा बुक क्लोजर के नाम से आता है।
नहीं, ये देखो ना कुछ और है ये, नहीं। सो यहीं पे आपको अदर्स में, मैंने आपको बस ये बताना था, अदर्स में आपको नज़र आ जाएगा बुक क्लोजर, ठीक है। अब और किसी कंपनी का एक देख रहा हूँ, बस उसमें अगर नज़र आया तो ठीक है, नहीं तो समझ आ गई आपको कि कहाँ पे करके बुक क्लोजर का नोटिस आपको मिलना है। कहाँ पे? ये देखिए जी, कॉर्पोरेट एक्शन बुक क्लोजर इंटीमेशन अंडर क्लॉज 5.5.11 ऑफ द PSX रूल बुक, और यहां पे करके आपको ये मिल जाएगा बुक क्लोजर। ये तो वही बात लिखी हुई है, कोई बात नहीं, वापस आते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगी, आपको इसके साथ PDF मिलेगा। ये नोटिस होगा, वो इंटीमेशन थी। ये देखिए जी, जनरल मैनेजर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कहा जा रहा है कि भाई हम बुक क्लोज कर रहे हैं, कब से कब तक, ये देखिएगा आपको यहाँ पे नजर आएगा। सितंबर दिस हमारी मीटिंग है जो भी, ये देखें, द शेयर ट्रांसफर बुक्स ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 22 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर, बोथ डेज इंक्लूसिव, दोनों दिन शामिल हैं। ट्रांसफर रिसीव्ड एट द ऑफिस ऑफ रजिस्टर ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, विल बी ट्रीटेड इन टाइम फॉर द पर्पस ऑफ द, क्लियर होगी बात की। ये इस तरीके से बुक सब क्लोज हो जाएंगी 22 से 28 तक। हाँ, 7 दिन पहले का देखिए, डेट क्या है ऊपर, कंप्लायंस भी देख ली। नहीं सर, 7 दिन पहले का कैसे, फिर ये तो 22 की डेट है। तो पहले जितना मर्जी, अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी है, 7 दिन का तो प्रायर होना चाहिए, जब मर्जी दे दें। उन्होंने 6 को दे दिया, हाँ उन्होंने 6 को ही चढ़ा दिया होगा, उन्होंने देखो कब चढ़ाया, ये देखते हैं, वापस आओ, ये देखो उन्होंने 6 को ही अपलोड कर दिया, ये लो पकड़ो। सो अब 6 को बताया जा रहा है इन्वेस्टर्स को कि भाई 22 से क्लोज हो रही हैं, तो और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए आपको। क्लियर हुई बात कीजिए। चलो, नहीं कंपनी नहीं परचेज कर लो, डिविडेंड मिलेगा। देखो इसमें उसने कहा भी है कि डिविडेंड कितना दे रहा हूं मैं, ये देखो, गौर करो, यहां पे लिखा भी है, देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि फाइनल कैश डिविडेंड है इतने पर शेयर, दिस इन एडिशन टू द इंटरम डिविडेंड ऑफ इतने 18%, ठीक है। और द एनुअल जनरल मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन दिस, 28 अक्टूबर को मीटिंग होगी, ठीक हो गया। और आपको पता है कि फाइनल डिविडेंड हो तो किस में अप्रूव होता है, AGM में। तो AGM देखो 28 को हो रही है और 28 तक बुक्स क्लोज हैं, तो डिसीजन इसी टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा होता है। डिविडेंड फेस वैल्यू नहीं, पार वैल्यू पे, किधर फेस वैल्यू पार वैल्यू सेम होती है? नहीं नहीं, अच्छा वो मैं फेयर वैल्यू समझा, सॉरी, यस फेस वैल्यू पार वैल्यू, हाँ हाँ वही, पार वैल्यू सेम है, सेम स्टेटेड वैल्यू सब चीज़ें हैं। मैं फेयर वैल्यू कंसीव को उसके गया यार, उन्होंने अगर देखो, अगर परसेंटेज निकालोगे तो 18% बनती है, वरना 1.8 रुपीज़ पर शेयर बनता है। डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी देख लो, नंबर ऑफ शेयर पे देखना है तो इस तरह देख लो, कैपिटल पे देखना है तो इस तरह परसेंटेज पता लग जाएगी। बात समझ आई है? नंबर ऑफ शेयर देखोगे तो 2 रुपये पर शेयर मिल रहा है आपको, नंबर ऑफ शेयर की बेसिस पे देखोगे। और अगर कैपिटल परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल देखोगे तो वो 20% शेयर दे रहे हैं, 20% पेड अप कैपिटल दे रहे हैं। फेस वैल्यू, यस यस, हाँ तो ठीक है, क्या हुआ, परेशानी किस बात की है? हाँ तो मैं कहता हूँ सारी कंपनी ना तुम्हें दे दें डिविडेंड के डिविडेंड के चक्कर में सारी कंपनी ना दे दें तुम्हें नहीं तो जरूरी नहीं होता ना, आप डिविडेंड ज़्यादा अनाउंस कर दो। देखो आप कह रहे हो ना 2 रुपीज़ पर शेयर, आप अच्छा देना चाहते हो 5 रुपये दे दो, आप खुद ब खुद मार्केट वैल्यू को कहीं ना कहीं कंपनसेट कर लोगे। ये तो डिपेंड करता है ना कि कंपनी ने बांटना कितना है आपको। मेरी बात समझ आई है? कुछ उन्होंने एक्सपेंशन के लिए भी तो रखना है जी। मोर देन 100% डिविडेंड, मोर देन क्यों होगा, आप बांटोगे उतना जितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। देखो मैक्सिमम लिमिट क्या है आपकी प्रॉफिट, कंपनी ने आज की इस साल कमाया है
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट है ना, सपोज मैं कहता हूँ कंपनी का पहला साल है और कंपनी ने कमाया है 100 मिलियन, मैक्सिमम कितना बांट सकती है? 100 मिलियन, इससे ऊपर तो बांटेगी नहीं। सर वो ऑडिट में सर ने एक एग्जांपल बताया कि मतलब कोई केस स्टडी बता रहे थे, तो उसमें 100% ये रियलिटी है, उसमें 100% वो उन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया था फेस वैल्यू। तो ऐसा पॉसिबल है कि मोर देन 100% भी डिविडेंड अनाउंस किया? यार 100% हो सकता है आपके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आता हो ना, मैं कह रहा हूँ आपकी लिमिट क्या है। एक सपोज मैं इसको यूं एग्जांपल देता हूँ, आपकी बॉटल में 20 लीटर पानी है, आपने यही बांटना है, मैक्सिमम भी जितनी मर्जी परसेंट हो जाए आपके 100% ऑफ कैपिटल के बराबर बांटो, तो बांटना यही 20 लीटर है। कोई बहुत बड़ा कटोरा भी लिया है उसको 20 लीटर में नहीं देना है मैक्सिमम। ये बात समझ आ रहा हूँ? मांगने वाला गिलास लाए या कटोरा लाए, देना तो वो 20 लीटर, बांटना तो टोटल 20 लीटर है ना, जब खत्म हुआ खत्म। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लिमिट आपकी बेस करती है प्रॉफिट के ऊपर, कि आपका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं बांट सकते ना। इतना ज्यादा हो जाए कि हम मतलब कर सकते हैं पे 100%? हाँ कर दो, कोई मसला नहीं। तो फिर क्वेश्चन मेरा ये है, मोर देन 100% डिविडेंड पे किया जा सकता है? हाँ अगर देखो आप समझ रहे हो कैपिटल के साथ, मैं कह रहा हूँ अगर आपका कैपिटल बहुत चुनना है और आप जिस तरह कंपनीज के रखे होते हैं कि कैपिटल बहुत थोड़ा रखा होता है, तो उस पर जब निकालोगे तो वो उससे ज़्यादा ही बन जाएगा, उससे ज़्यादा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये भी समझो ना, लेकिन 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हैं? हाँ ये देगा, ये जिस दिन बना ना ये रुपया ना दे किसी को, ठीक है। सर ये जो फ्लोयर है ये इसने कहना है पैसे तो छोड़ो, तुम्हें छुट्टी भी नहीं देंगे हम, काम करो, इतवार वाले दिन भी काम किया करो, मेहनत क्यों नहीं करते हो तुम? हाँ जी। ये जो फ्लोयर है ये फाइनल डिविडेंड पे भी अप्लाई होता है? बुक लो, फाइनल डिविडेंड पे भी अप्लाई जब होता फाइनल है, डिविडेंड पे करना चाहो कर लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो जो नोटिस में था वो फाइनल वो लिस्टेड कंपनी है ना, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा, लिस्टेड में मत जाओ, आपके सिलेबस में नहीं है वो पोर्शन, इसलिए नहीं पढ़ा रहा। वरना यस, क्योंकि उसमें फिर पता क्या होना है, उसमें PSX रूल बुक भी आ जानी है, वो फिर आपको तंग करेगी, उसकी टाइमलाइंस डिफरेंट है, वो टेस्ट नहीं होनी है पेपर में। तो वो मैंने एक जगह लिखी हुई है, मैं देखना वो पढ़ाऊंगा भी नहीं अभी, अपने नोट्स में भी लिखी हुई है लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि नहीं है ना आपके अभी के आपके सिलेबस के कंटेंट में नहीं है, आपके सिलेबस में बस वो गोल मोल बातें कर रहा है इसी तरह। नहीं नहीं नहीं, पढ़ सारा काफ़ी चीज़ें रहे हैं, जो रूल सेम है, लेकिन लिस्टेड के केस में जो टाइम लाइन है ना बुक क्लोजर की, वो ज़रा टची हो जाएगी फिर, क्योंकि उसमें नोटिस का टाइम पीरियड डिफरेंट है। मैंने बनाई हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ, अभी तो हम उधर तक पहुँचे ही नहीं ना, बात ही नहीं पहुँची। हाँ बस चलो, बस ये देख लो, चलो बस ये समझ आ गई है ना। तो अब बुक क्लोजर मैं कल यहीं से आगाज़ करता हूँ फिर इसका। ओके मुझे एक मैसेज कर दो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।